हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से जानिए। जहाँ पे पॉइंट्स नोट्स करने वाले हैं वहाँ पे नोट डाउन भी ज़रूर कीजिए, नोट्स भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहले कुछ चीज़ों पर रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने आपको बताई थी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो मतलब आपके एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। तो आप कहेंगे कि मैम इतना इम्पॉर्टेंट? तो जी हाँ, बिल्कुल इतना ही इम्पॉर्टेंट। जैसे आपका हो जाता है NCERT, इसकी फुल फॉर्म, इसका सन, ये कब इसकी स्थापना हुई, और NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, आपको हिंदी में भी याद रखना है। तो हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो NCERT की फुल फॉर्म हो जाती है N फॉर नेशनल, C फॉर काउंसिल ऑफ, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च एंड और T फॉर ट्रेनिंग, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1961 ईस्वी में। अगर हम डेट की बात करें तो 1 सितंबर, क्योंकि ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभी क्या होता है 1961, 1962, 1965 नन ऑफ दिस ऐसा करके ना देकर 1 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2 नवंबर, इस तरह से 4 डेट दे दी जाएंगी। उसमें आपको करना रहेगा, आपने पढ़ रखा है 1961, अब आपने डेट नहीं पढ़ रखी है, तब फिर दिक्कत आ जाती है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है, आपको डेट्स भी याद रखनी है। आपको हो गया। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है SCERT। अब इसमें और इसमें कितना अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ N की जगह पे S है और N फॉर नेशनल होता है और S फॉर स्टेट, बस इतना फ़र्क है। तो SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये आपका हो जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 27 मई 1988 हो जाती है। उसके बाद आपका डाइट हो जाता है, तो ये ज़िला स्तर पे है। तो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि NCERT, SCERT, डाइट, ऐसे 3 नाम दिए होते हैं, कभी कभी नन ऑफ दीज, या कभी 4 नाम दे दिए जाते हैं। तो वहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? इसलिए लिखा ज़िला होता है और आपको क्या लगता है NCERT है तो वो बड़ा होगा, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं SCERT है, क्योंकि उसकी हिंदी नहीं पता है, उसका मतलब नहीं पता है, तो फिर दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब ज़िला स्तर पर पूछी जा रही है तो आपको डाइट लिखना है, नेशनल तो भाई आपको NCERT लिखना है ना। स्टेट लेवल पर अगर आपसे पूछा जाए तो SCERT। हमें लगा इन चीज़ों को आपको क्लियर करके बताना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत पे टिक कर देते हैं। अगर टिक वाला होता है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो टिक कर देते हैं गलत, और अगर लिखने वाला होता है तब भी वो लिख देते हैं। डाइट के बारे में पूछा, NCERT के बारे में लिख देते हैं, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और छोटी छोटी बातें ही नहीं पता होती हैं तो हमारा 1 नंबर चला जाता है। लेकिन हमें एक भी नंबर नहीं गंवाना है। इसलिए आज देखिए, हमने 3 जो आपके हो जाते हैं NCERT, SCERT और डाइट, इस पर हमने डिस्कस किया। डाइट की हाँ फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और ये देखिए 1986 की सिफारिश पर 1987 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इतना आप लोग आज के लिए इतना रखें, और अगर नोट अभी तक नहीं किया है तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर करें। और ऐसे ही हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम 2 से 3 फुल फॉर्म आपको बताते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अगर आपने अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लिया है तब भी रिवीजन होता रहेगा, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे और चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि रिवीजन बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो अब भाई चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सब्सक्राइब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। लाइक इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और अगर सेशन पसंद आए तो आप लोग शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि आपको बेनिफिट मिले प्लस और लोगों को भी बेनिफिट मिले। ठीक है,
तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या तात्पर्य? तो कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या करते हैं, घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है किसी तरह से। कभी निस्यंदन सिद्धांत के तरीके से पूछा जाएगा, कभी नाम ले लिया जाएगा कि इनके सिद्धांत का नाम बताएं। भाई लॉर्ड मैकाले का है तो लॉर्ड मैकाले का सिद्धांत बताएं, ये कब हुआ, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी है ना। तो आज जो क्वेश्चन बना आपका वो क्या बना है कि शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या आशय है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सिद्धांत जो बना वो 1835 में बना। अब लॉर्ड मैकाले भाई क्या चाहते थे? लॉर्ड मैकाले ये चाहते थे कि उच्च लोगों को शिक्षा दी जाए और निम्न वर्ग में और मध्यम वर्ग में क्या हो, ये छन छन कर आए। इसको छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं, निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं। अगर ये सोचा जाए तो भाई यहाँ के लिए शिक्षा, ये जो इन्होंने वर्क किया, कार्य किया, तो ये आक्रमण जैसा था। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, यहाँ के लोग नहीं मतलब कैसे हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, और मतलब जैसे बहुत लोग होते नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना, वो वाली बात ये करते थे। प्लस ये क्या करते थे, कह रहे थे कि उच्च शिक्षा ग्रहण करो। आप रंग में, क्योंकि भाई भारतीय हैं तो भारतीय में रंग भाई हमारा जैसा वैसा ही तो रहेगा, आप तो चेंज नहीं कर सकते ना। लेकिन क्या है, मिजाज को वो चेंज करना चाहते थे कि बाबू जैसे हों, बाबू वर्ग ये बनाना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज़ें चलाई। लेकिन इसका विरोध भी किया गया। ऐसा थोड़ी ना कि आप आके हमारे ही देश में और अपनी चला लो और मनगढ़ंत कह दो और उसके बाद हमारी ही चीज़ को आप गलत कहो। तो भाई इसका क्या हुआ, इसका विरोध भी हुआ। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं शिक्षा में छनाई के सिद्धांत से क्या आशय। तो शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुँचाने, यानी छन छन कर वो आती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताएं। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901, तो ये सन 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने से शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन और सुधार करना था। क्योंकि ऐसा हुआ, कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं, फिर उसमें कुछ क्या किया जाता है, सुधार भी किया जाता है। जब देखा जाता है कि ये चीज़, इस चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार बने। और इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्ति किया गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीति। अब इसमें हम देख लेते हैं इसके पश्चात क्या हुआ। तदुपरांत 11 मार्च, कब? तो 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया है। तो संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो एक समान होनी चाहिए, यानी कुछ उम्र के बच्चों को शिक्षा कैसी देनी है, एक समान देनी है और ज़रूरी शिक्षा देनी है। मतलब सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए। भाई 1992 की ये बात है, अब तो ऐसी नहीं रह गई ना। 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई इसमें 10+2+3 तो नहीं आया है। अब आप लोग बताएं अब क्या संरचना है, आप लोग कमेंट करके बताएं। क्योंकि कमेंट आप लोग ज़रूर क्या कीजिए, इससे क्या होता है, रिवीजन भी होता है। हमें ये भी लगता है कि आप लोग क्या है, एक्टिव हैं, चीज़ों को सीख पा रहे हैं। तो अब आप जो संरचना है उसके बारे में आप बताएंगे आंसर में, यानी कमेंट करेंगे आप। ये शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए। इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दे। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर क्या होना चाहिए? तो आधारित होनी चाहिए। भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, मुफ्त शिक्षा दी जा रही है ना। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें आगे बढ़े, तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। और शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो शिक्षा बिना बोझ के, तो शिक्षा बिना बोझ के यशपाल समिति की रिपोर्ट है। ये कब दी गई? तो 1992 की बात है। अगर कहीं कहीं पे 1992 93 आ जाता है तो आप उस पर टिक करेंगे, जहाँ पे 1992 होगा वहाँ पे आप टिक करेंगे। तो ये 1992 की रिपोर्ट पेश की गई और इसमें क्या कहा गया कि भाई बच्चों पे बोझ बहुत पड़ता है। ठीक है, बच्चों पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बच्चे सीख कितना रहे हैं,
इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे का सिलेबस पूरा हो गया और उसको ढेर सारी किताबें लदवा दी गई और उसको बोझ के नीचे दाब दिया गया, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए तो ये जो आपका हो जाता है, कौन सी हो जाती है, शिक्षा बिना बोझ के। तो यही ये यानी यशपाल समिति की जो रिपोर्ट पे ये पेश किया गया था 1992 ईस्वी में, इसीलिए कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। बच्चों को क्या, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं, बच्चों को सिखाने पे ध्यान देना चाहिए। बच्चे सीख कितना रहे हैं, बच्चे अपने आप से एक्टिविटी करके कितना सीख रहे हैं। ऐसा नहीं भाई हम एक्टिविटी करेंगे, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दे दिया और हम ही ने आपको आंसर बता दिया, तो आपने क्या सीखा, आप तो निष्क्रिय हैं, सक्रिय कहाँ पे है। बच्चे क्या है, सक्रिय बन के सक्रिय हो के चीज़ों को सीखें, ना कि बस्ते के बोझ से दबे, ऐसा नहीं। तो यशपाल समिति ने ये रिपोर्ट पेश की। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है NCFTE 2009 क्या है। तो शिक्षक शिक्षा है तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। NCFTE 2009 शिक्षक शिक्षा है तो एक नवीन दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। यानी NCFTE क्या है, तो जो आपका हो जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, तो पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करने के लिए ये है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। उसके बाद आपका हो जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो प्रत्येक विद्यालय, भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई, 1987-88 ईस्वी में। इसमें सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया गया, तो हास्य और अवरोधन ना हो, क्योंकि इसमें जब होता है तो बच्चे क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं और शिक्षा में क्या आती है, कमी आती है। और भाई जब शिक्षा में कमी आएगी, बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों पे चिंता जताई गई। अब क्या है, जब बच्चों को सब पढ़े आगे बढ़े, तो वो वाली नीति, तो इसमें क्या है, बच्चों को भाई चीज़ें भी मुहैया करानी है। क्यों करानी है, क्योंकि भाई हर बच्चे की आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं है, और जब बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ बच्चे तो इस वजह से हास्य और अवरोधन ये सभी चीज़ों में हो जाते हैं, इनकी गिनती आने लगती है। तो स्कूलों से हर एक चीज़ मिलने लगी। तो इसमें देखिए आपका क्या हो जाता है, शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका, पाठ्यपुस्तक, कक्षा शिक्षक सामग्री, मानवीय ग्लोब चार्ट, खेल सामग्री व खिलौने, विज्ञान किट, ये सभी। पी मोस्ट क्या है, तो ये सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। क्या है पी मोस्ट, तो सेवारत यानी जो सेवा कर रहे हैं अध्यापक, उनका विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल सत्यतियों से अवगत कराना हो जाता है। ठीक है। सॉफ्ट का पूरा नाम, तो सॉफ्ट का पूरा नाम हो जाता है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, ये हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। NPEGVFL, तो इसका क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये एक ऐसा कार्यक्रम है, भाई कैसा कार्यक्रम है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करनी है। यानी क्या कह रहे हैं, कक्षा 1 से 8 तक की जो बालिकाएं हैं उनको सभी जो सार्वभौमिकरण यानी बहुत सारी, है ना, तो उसके लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने से ये हो जाता है क्या, NPEGVFL ये हो जाता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया कि किस बैंक से, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कभी इसके पूछ लिया जाएगा फुल फॉर्म, कभी पूछ लिया जाएगा किसके लिए, कभी पूछ लिया जाएगा किसकी सहायता से। तो सब तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन भी गया कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया, तो आपको पता है विश्व बैंक की सहायता से। तो आप लोग क्या लिखेंगे, विश्व बैंक लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है ये कब संचालित की गई। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है भाई ये संचालित कब की गई, तो ये संचालित 1987 का एक दायित्व है राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति, है ना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट।
तो इसमें क्या किया गया, 9 से 14 वर्ष के बीच का पता लगाकर उन्हें, जो बच्चे थे 9 से 14 वर्ष के बीच वो वर्क कर रहे थे, किसी कंपनी में लगे थे, कहीं कारखाने में लगे रहे थे, तो उनको क्या किया गया, उनको मुक्त कराया गया। तो इसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। लेकिन एक चीज़ भाई बहुत ज़रूरी है, चीज़ें हम आपको जैसे अपने एक कहते नहीं है कि अपनी राय, तो मतलब ये हो जाता है कि भाई गरीबी है, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को पढ़ाना है, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, सब पढ़े आगे बढ़े, ये सभी चीज़ें हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी है। लेकिन कुछ ऐसी भी योजनाएं बनानी चाहिए कि कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं जिनके घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है, और वो क्या है, जब जाते हैं कहीं और थोड़ा सा वर्क करते हैं, थोड़े से पैसे जुटा के लाते हैं, तब जाके उनके यहाँ क्या होता है, भोजन बनता है। तो कुछ ऐसी भी योजनाएं होनी चाहिए जिससे इस तरह के बच्चों के लिए अलग से मदद की जाए, जो कि ज़रूरी भी है ना। आपने बच्चे को तो भोजन दिया, बच्चा गया स्कूल वहाँ तो, लेकिन और उसके जो परिवार में हैं लोग, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि वर्क करने वाला भी परिवार में कोई हो, ऐसा भी तो होता है ना। तो बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो इसके बारे में भी क्या हो, सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए और इस पे भी वर्क करना चाहिए। और अभी देखिए आंकड़े निकल कर आए हैं कि मतलब गरीबी रेखा से तो नीचे जीवन यापन हो ही रहा है, लेकिन उससे भी नीचे जीवन यापन करने वाले लोग करोड़ों में हैं, है ना। तो इस तरह से इस पे भी तो वर्क होना चाहिए ना। उसके बाद है आपका स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी, तो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता 14%। कहीं कहीं पे देखिए आपको 14% मिलेगा, कहीं कहीं पे 18% मिलेगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हो, तो अगर 18 मिल जाए तो आप 18 पे टिक करेंगे, अगर 18 ऑप्शन नहीं है तो 14 पे टिक करेंगे। और अगर आप लिख रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप, तो आप लिख देंगे कि कहीं कहीं पे 14, कहीं कहीं पे 18 मिलता है। तो इस तरह से, और अब जो है तो वो 74% है, क्योंकि उसको आप डिटेलिंग करेंगे तभी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। और हमें क्या करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना है। तो आप लोग चीज़ों पर ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि हमने कुछ लोगों को ये चीज़ें कहते हैं, अरे जब सीरीज़ में है अब वो जाने को कोई नहीं, जो कुछ होगा वो आप जानेंगे। इसलिए क्वेश्चन मैच करते चले, कहीं पे डाउट है तो तुरंत गूगल भी करें। हालांकि हम एक बहुत बारीकी से चीज़ों को आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर ज़रा सा भी आपको लगता है डाउट कहीं पे क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट करें, हम उसको क्लियर करेंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है नहीं अभी और क्लियर इसको करना चाहिए, तब फिर आप लोग गूगल भी ज़रूर करें। ऐसा नहीं, मैं पाबंदी नहीं लगाती नहीं कि मैंने जो बता दिया ठीक है और आप ऐसा नहीं, आप उसी में बंध जाएं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक एक नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक नंबर से चीज़ें कहाँ पे पहुँचती हैं वो आपने सेकंड पावदान पे पैर रखा है ना, तो अब चीज़ों की अहमियत आपको पता चलेंगी। अभी जब रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत पता चलेगी कि मैम सही कहती हैं, हमें बहुत ही डीप में चीज़ों को पढ़ना है। और हमें सबसे बड़ी बात यह है, हम इस पर एक आप लोगों के लिए एक वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सारी चिंताओं को भूलकर, क्योंकि कोई भी चिंता, कोई भी टेंशन, कुछ भी हो, वो सब एक किनारे रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम कामयाब होते हैं, जब हम सक्सेस होते हैं ना, तो लोग हमारे पीछे होते हैं, लेकिन जब तक हम कामयाब नहीं होते, सक्सेस नहीं होते हैं, तो हम लोगों के पीछे होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने पीछे लोगों को करना है, हमको उनके पीछे नहीं लगना है। तो इसलिए, और कभी कोई काम नहीं आता है जो अपना कैरियर होता है, जो हम उसको ब्राइट करते हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं वही हमारे काम आती हैं, बाकी और हमारे काम कोई भी चीज़ नहीं आती। हर एक चीज़ साथ छोड़ देगी, लेकिन हमारा जो हमने अपने कैरियर को जो बना के रखा है, हमने अपने कैरियर को ब्राइट किया है, हमने एजुकेशन ली है, वो हमारे काम ज़िंदगी भर आएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ को किनारे रखिए और ऐसा समझ लीजिए महावीर स्वामी गौतम बुद्ध, आप अपने आप को बना लीजिए, उनके समान तपस्या में लग जाएं और तपस्या में लगकर चीज़ों को आप लोग क्या करें, कंटिन्यू करें, दुनिया से कोई मतलब ना रखें। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया, हम लोगों ने चलिए डिस्कस कर लिया, जो कि बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है, मोटिवेट करना भी ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं हम मनगढ़ंत आपको नहीं बताते हैं कोई भी चीज़। जब हम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि लोगों के संपर्क में जाते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं
कि हमारे नंबर इसलिए कम आए, हमने पढ़ाई बहुत की लेकिन हमारा ध्यान किसी और तरफ था। जैसे आप समझ सकते हो कि हम टेंशन में थे। कुछ लोग ऐसा करके कहते हैं कि हमारे जो मतलब यहाँ पे ये बात रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन ज़रूरी है रखना, इसलिए हम रखने जा रहे हैं कि हमारे जो हमारा बॉयफ्रेंड था, हमारी उससे लड़ाई झगड़ा हो गया और हम लोगों में मतलब नहीं चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इसलिए हम पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पाए। हमने पढ़ाई बहुत की लेकिन हम सक्सेस उस तरह से नहीं हो पाए। तो ये सब चीज़ें देखिए बात की बात होती हैं, ये सब ऐसे ही चलता रहता है और ये बहुत ही मतलब वैसी बात हो जाती है। इसलिए इस पे ध्यान ना देकर आप लोग क्या करें, अच्छे से पढ़ें। जो नाराज़ आपसे होते हैं, जो आपको छोड़ के जाते हैं, वो सब आपके पास आ जाएंगे। अगर आपके पास पैसा होगा, आपका कैरियर ब्राइट होगा, आप किसी पोस्ट पे होंगे, तो सब वो आपके पास अपने आप से ही चल कर आ जाएंगे, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो इस टॉपिक पे हमने बात भी की, तो निष्कर्ष ये निकल कर आया, तो हमने कहा आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए, तो हमने आप लोगों के सम्मुख ये चीज़ रख दी। चलिए भाई, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए फिर से घूम के आया है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया है। लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया? तो लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण में भारत में शिक्षा का उद्देश्य बताया अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यक सुविधा को सुलभ कराना। ये नहीं, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर फोकस किया कि ये भारतीय तो हैं लेकिन देखने में कैसे हो, बाबू वर्ग ये तैयार करना चाहते थे, क्योंकि ऐसे भी आ जाता है कि कौन सा वर्ग तैयार करना चाहते थे, तो बाबू वर्ग तैयार करना चाहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो जाता है पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? तो मिड डे मील, जो मिड डे मील योजना चल रही है, तो आपको पता है कि मिड डे मील योजना स्टार्टिंग कब से हुई? तो 15 अगस्त, कब से? तो 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुई। कच्चा भोजन मिलता था जिन बच्चों की 80% उपस्थिति होती थी। कुछ बच्चे भाई इसमें नाराज़ भी होते थे, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, लेकिन इसका मेन मकसद क्या होता था? कुछ गार्जियंस भी कहते थे कि उन बच्चों को मिल गया, हमारे बच्चे को क्यों नहीं मिला, ऐसा करके। लेकिन क्या था कि जो सरकार की जो ये योजना जो चलाई गई, तो बस इस लिए चलाई गई कि बच्चों का नामांकन हो, बच्चों की उपस्थिति भी हो, बच्चे स्कूल की तरफ रुख करें, बच्चे स्कूल आएँ। तो अगर सारे बच्चों को दे दिया जाता, जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, तो फिर उनकी आदत कैसे पड़ती? अब वो नहीं, एक मंथ में अगर नहीं उनको मिला 80% अगर उनकी उपस्थिति नहीं हुई, तो दूसरे मंथ वो बच्चे आने लगे इसी लालच में कि हमको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, बच्चे स्कूल की तरफ बच्चों ने रुख किया, मुख किया, इस तरह से हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, हमको नतीजा भी देखने को मिला, रिजल्ट भी आया, और कैसा आया? तो पॉजिटिव में आया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आया। उसके बाद सरकार ने देखा कि बच्चों में जो है वही समस्या बनी हुई है कि अनाज तो हम दे देते हैं, क्योंकि 3 किलो अनाज देना था 80% की उपस्थिति पर, लेकिन बच्चे क्या है, बच्चों को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर पे ले जाते थे तो वो भाई सब लोग खाते थे। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग उसको बेच भी लेते थे। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिली। तो क्या हुआ, 1 सितंबर 2004 से पका हुआ भोजन मिलने लगा, और जब पका हुआ भोजन मिलने लगा उसके साथ और भी बच्चों को क्या हुआ, उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए उनको मिल्क भी देने की योजना बनाई गई, और उनको क्या हुआ कि उनको फ्रूट्स भी देने की योजना बनाई गई। उनको दिया भी जा रहा है, वीक में एक दिन उनको फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो जिसमें क्या हुआ, 450 ग्राम कैलोरी भोजन, और यानी 450 कैलोरी यहाँ पे हो जाता है, 450 कैलोरी देने की। और उसमें क्या है, प्रोटीन कितनी? तो अगर हम बात करें प्राथमिक में तो 12 ग्राम प्रोटीन, और अगर उच्च प्राथमिक में बात करें तो 20 ग्राम प्रोटीन। तो इस तरह से आप लोग ये चीज़ें जो हैं पॉइंट्स वाली, ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ भी लिया जा सकता है, या पूछ भी लिया जाता है भाई कितने कैलोरी है, या प्राथमिक के लिए कितना है, जूनियर के लिए कितना है, या प्रोटीन कितने ग्राम के लिए है। तो ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब ऐसा ना कहिएगा कि मैम एक क्वेश्चन पे आपने इतना टाइम लगाया। एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप भाई जोड़ लीजिए कि एक पहला हो गया भाई, स्टार्टिंग कब हुई? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी से। क्या मिलता था? तो भाई कच्चा मतलब अनाज मिलता था। कितना मिलता था? तो 3 किलो मिलता था। दूसरी बात ये कि कितने प्रतिशत उपस्थिति पर? तो 80%। आप जोड़िए, कितने क्वेश्चन हो गए? 5 से 6 अभी से हो गए क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका जो पका हुआ भोजन कब मिला? तो आपका 1 सितंबर 2004 से मिला। एक क्वेश्चन ये भी बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, कितने कैलोरी मिला?
कितना कैलोरी मिलता है ना। तो इस तरह से 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन लगभग तैयार हो गए। तो एक क्वेश्चन में अगर आप इस तरह से गागर में सागर भरने का काम करेंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आप लोगों का एक इतना अच्छा डेटा तैयार हो जाएगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि हमारी इतनी अच्छा मतलब हमारा सब्जेक्ट तैयार हो गया। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर ले जाएंगे, हमको कोई भी डाउट, हमको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो 1986 की शिक्षा नीति जो कि 1993 में संशोधित हुई। एनसीएफ 2005 का अस्तित्व 1993 में और 1986 की संशोधित शिक्षा नीति से अस्तित्व में आया। तो आप लोग इसको याद रखिए। देखिए 1986 की शिक्षा नीति जो कि 1993 में संशोधित हुई। अगर संशोधित की बात करें तो 1993 में संशोधित हुई। उसके बाद एनसीएफ 2005 का अस्तित्व 1993 में 1986 को संशोधित शिक्षा नीति से क्या हुआ, अस्तित्व में आया। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है शिक्षा में सार्वभौमिकरण से क्या? सार्वभौमिकरण का यानी शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना, यानी सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना। अब एक रख दिया गया 6 से 14 वर्ष तक। ये जो बच्चे हैं इनको क्या करना है कि सभी बच्चे जो इस उम्र के हैं, इस उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी है। वो भी कैसी उपलब्ध करानी है? वो भी ऐसी उपलब्ध करानी है कि निःशुल्क भी हो और अनिवार्य भी हो। अब इसमें ये चीज़ नहीं है, कहीं कहीं पे देखा गया है, देखने में ये चीज़ें खैर आई हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है और हो जाता है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कुछ लोग क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं कि नहीं बच्चे का नहीं हो पाएगा, या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अरे कुछ भी नहीं, बच्चे का एडमिशन होना है और किसी भी हाल में होना है। अगर आप किसी बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि भाई ये मैं नहीं कह रही कि आपके घर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई बेइज्जती वाली बात नहीं होती, लेकिन भाई प्राइवेट में भी पढ़ते हैं। लेकिन आपके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं अगर सरकारी स्कूल में उनका दाखिला है तो आप लोग मदद करें। और क्योंकि कुछ लोगों को बेवकूफ़ भी बना दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे से ऐसा है, तो बिल्कुल नहीं, आप उनकी मदद ज़रूर करें। वहाँ पर जाएँ, बताएँ कि नहीं आपको इसका एडमिशन करना है तो करना है। आप दिखा दें यहाँ पे कि देखिए नियम यही है कि बच्चे का अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तब भी उसका एडमिशन हो जाता है और आपको करना ही करना है। उसमें कोई ये नहीं है कि आप अगर किसी की हेल्प करेंगे तो कोई गलत बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि भाई हम लोग क्या है भाई, आगे बढ़ाने का काम ही कर रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को आगे तभी बढ़ा पाएंगे जब पहले उनका एडमिशन तो कराए ना। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद आपका हो जाता है बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को की थी। और इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम, तो पी मोस्ट अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। इंग्लिश में बात करी जाए तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। तो आपको क्या करना है, वही चीज़ करनी है कि इंग्लिश में भी याद कर लेना, हिंदी में भी याद कर लेना है, तो आसानी से आप लोग चीज़ों को कर ले जाएंगे। और उसके बाद है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप लोग अगर इंग्लिश थोड़ा टफ पढ़ रहा है, हालांकि टफ तो नहीं है, बाकी कुछ लोग हो जाते हैं कहते हैं कि मैम हमको थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो आप हिंदी में कर लें, लेकिन हम आसानी के लिए आपको बताते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती वाला नहीं कि नहीं आपको करना ही करना है, नहीं ये आपका होमवर्क है, ऐसा नहीं है ना। वो तो हम आपकी आसानी के लिए बताते हैं कि हमें इस ऐसे मतलब आसान लगता है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को भी ऐसे ही आसान लगेगा, है ना। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य हो जाता है एक पढ़ाए एक, ये हो जाता है। और एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य बताएं तो आपको पता है और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। और अगर हम इसकी एनसीईआरटी की फुल फॉर्म की बात करें तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर जितनी बार करेंगे रिवीजन उतना अच्छा है। और हम हर बार रिवीजन करेंगे, हर बार प्रैक्टिस करेंगे, हमारी चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। तो एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्थापना की बात की जाए तो 1961 और 1 सितंबर। अब उसके बाद देखिए आपका क्या हो जाता है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म हो गई आपकी। तो एनसीईआरटी की क्या फुल फॉर्म हो जाती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961 1 सितंबर, ठीक है।
अब इसके कार्यों की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप इस तरह से लिखेंगे कि पहले फुल फॉर्म लिख देंगे, फिर उसकी डेट लिख देंगे, फिर उसके कार्य लिख देंगे, तो आपको बहुत मतलब, ये तो मैं नहीं कहती कि अगर 2 नंबर का है तो 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। ऐसे आप आधा अधूरा लिखेंगे तो आपको जैसे 2 नंबर का है तो 1 नंबर ही मिलता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं नहीं हमने वर्क सब किया लेकिन पता नहीं क्यों हमारे नंबर कट जाते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि अगर वो थोड़ा सा लॉन्ग में पूछ रहे हैं तो लॉन्ग का मतलब यही होता है कि चीज़ों को क्लियर करके आपको बताना है, उसकी फुल फॉर्म भी लिखनी है, उसका सन भी लिखना है, उसके कार्य भी लिखने हैं, हर एक चीज़ लिखना होता है। तो आपका हो जाता है यहाँ पे कि अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग और विज्ञान किट ये हो जाती हैं। उसके बाद है DPEP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया है। तो DPEP का कार्य जो है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विश्व बैंक इसमें सहायता करता है। और भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं। तो मुख्य कठिनाइयाँ सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता, वही जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं भाई, जब से ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो और इस सब्जेक्ट में भाई यही चीज़ें आपको पढ़नी है ना। तो भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाइयाँ क्या है। तो जो बच्चे हैं तो वो क्या है बीच ही में छोड़ के जा रहे हैं। कुछ बच्चे एक क्लास में एक से ज़्यादा मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। और नामांकन में तो भाई दिक्कतें होती हैं। कुछ लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको नहीं पढ़ाना है अपने बच्चों को। कुछ लोग कहते हैं हमको अगर बच्चों को पढ़ाना भी, अगर 2 बच्चे हैं, पहली बात तो 2 बच्चे यहाँ भाई किसी के हैं ही नहीं, बहुत मुश्किल है। 3 से 4 बच्चे हैं, अगर उसमें लड़कियां हैं तो लड़कियों को तो बिल्कुल पढ़ाना ही नहीं है। लड़के हैं तो लड़कों को तो भेज भी सकते हैं, लड़कियों को नहीं भेज सकते हैं। तो बहुत सी दिक्कतें खैर सामने आई हैं, लेकिन जो दिक्कतें होती हैं, कहते नहीं परेशानी आती है तो उसका हल भी होता है, तो हल भी निकाल लिया गया है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। BEP शैक्षिक शिक्षा परियोजना, BEP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है। तो बेसिक शिक्षा परियोजना हो जाती है, यानी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। और इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1993 में शुरू हुई और ये परियोजना 2000 में पूरी हो गई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शुरू कब हुई तो 1993 में। अगर आ जाए कि ये मतलब भाई शुरू होने का टाइम अलग होता है और कोई चीज़ कंप्लीट होने का टाइम अलग होता है ना। तो कंप्लीट कब हुआ तो 2000 में कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं BEP क्या मतलब कार्य पूछा जा रहा है, तो कार्य को देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी है, मतलब प्रभावी होने की यहाँ पे बात हुई है। तो कब से है तो 1993, और बन के कब तैयार हो गई तो 2000 में। ठीक है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश में बेसिक शिक्षा की सुव्यवस्था हेतु संचालित की गई। इस परियोजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण पर मुख्य रूप से महत्व दिया गया। सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। मतलब सभी का उद्देश्य यही भाई, बच्चों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है ना। तो ये तो आप बेसिक चीज़ है कि भाई जिन योजनाओं का आरंभ हुआ तो बच्चों की अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही स्टार्ट की गई। पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पी मोस्ट कार्यक्रम तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। NCERT नई दिल्ली द्वारा 1986 से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो NCERT की अगर हम बात करते हैं तो NCERT नई दिल्ली द्वारा 1986 ईस्वी में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब यहाँ पे ये ना समझ लीजिएगा कि NCERT की स्थापना 1961 में हुई है, लेकिन उसके द्वारा स्टार्ट हुआ है। चीज़ों को देखिए, समझिए, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए कि NCERT के द्वारा, जैसे किसी कोई है और जब उसकी स्थापना हुई तो जो शख्स, मान लीजिए कोई शख्स है, ठीक है, कोई इंसान है, तो उसने कोई चीज़ स्टार्ट की, लेकिन उसका जन्म तो जब हुआ तब हुआ ना, उसके टाइम पे हुआ ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो NCERT ने नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 ईस्वी से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल सत्तियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग कौन कौन से हैं। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग इस प्रकार हो जाते हैं। विद्यालय सुलभ कराना, नामांकन, उपलब्धि प्राप्त करना, सतत शिक्षा, ये सभी हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। यानी कि आप लोगों के देखिए
वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। आप लोग इसको देखिए, चीज़ों को समझिए, नोट्स बनाइए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नोट्स भी बनाएं प्लस आप रिवीजन भी करें। रिवीजन मस्ट होता है। जैसे आप अगर रोज़ ना रिवीजन कर पाएँ तो एक दिन फिक्स कर लें, जैसे आपका एक संडे दिन हो जाता है, ठीक है। तो संडे में आपको क्या करना है, जितने आपने नोट्स बना रखे हैं सारे आपको सिर्फ उस दिन रिवीजन कर लेना है और कुछ नहीं करना है। इस तरह से आप अपना एक टाइम सेट करके और चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टेबल से अगर आप चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसा तो मैं ये कह रही हूँ कि टाइम टेबल से वैसे आपको जैसे कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर आप एक टाइम टेबल से चीज़ों को सेट करेंगे कि हाँ हमें संडे में सारी चीज़ें जितनी भी हमने 1 वीक में पढ़ी हैं, हमको संडे में उन चीज़ों का रिवीजन कर लेना है, फिर मंडे से हमें फिर से नई चीज़ों को करना है। और हाँ, मैथ तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। मैथ के लिए तो हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आपको सिर्फ संडे करना है, नहीं, जो चीज़ आप पढ़ें, आज पढ़ा आज का रिवीजन करें, फिर कल आप पढ़ेंगे तो आज वाला भी रिवीजन करेंगे, कल वाला भी रिवीजन करें, फिर अगले दिन पढ़ेंगे तो 2 दिन का आपका हो गया, तो 2 दिन प्लस भाई 1 दिन और, तो 3 दिन का रिवीजन करके फिर आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से वो तो आपको रोज़ रिवीजन करना है। उसके बाद आपको भाई संडे में तो सारा आपको जितना 1 वीक में पढ़ा है उतना रिवीजन करा है। इसलिए भाई देखिए, मेहनत तो करनी रहती है, स्मार्ट वर्क भी आप करेंगे, हार्ड वर्क भी आप करेंगे, हर तरीके से आपको करना है। और मेन उद्देश्य क्या है भाई, सफल होना। और सफल वही होते हैं, कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो सफल वही होते हैं जो मन लगा के पढ़ते हैं और जो सिर्फ दिखावा करते हैं। देखिए, कड़वी बात है थोड़ी सी, सच कड़वा होता है। जो दिखावा करते हैं, अपने घर वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, और उसके बाद में रिजल्ट ऐसा, तो भाई घर में यह होता है कि भाई पढ़ तो रहा था हमारा बच्चा, पता नहीं किसकी दुश्मनी थी कि नंबर कम मिले। दुश्मनी किसी की नहीं होती है, वो तो आपके बच्चे ने जो कॉपी में लिखा है उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलते हैं। और ये भी तो है कि आपने सीखा कितना है, तो आप सीखें भी और प्लस आप अच्छा परफॉर्मेंस भी करें। वो चीज़ कभी कभी हो जाता है बाई चांस, बाई लक, कि पढ़ने वाला भी, टॉपर भी कभी कभी क्या हो जाता है, उसकी बैक लग जाती है। तो वो तो कभी कभी किसी के साथ ऐसी कहते नहीं कि प्रॉब्लम आ जाती हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इस तरह से ऐसा हो जाता है, वो अलग की चीज़ है। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से स्टडी करें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं। और फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।